नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी इस कार्यक्रम में। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है राहुल गांधी के एक ट्वीट की, और ट्वीट से जुड़ा हुआ है वो बयान जिसकी चर्चा पिछले दिनों रही, जो इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम के दौरान जो पूरे देश में छाया रहा, क्योंकि ये बैठक के मायने जो थे बहुत अहम थे। 2 साल के बाद लगभग ये बैठक हुई थी और जिस तरह से पिछले 2 साल लगातार ये चर्चा बनी रही कि इंडिया गठबंधन में टूट हो गई है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। लेकिन 2 साल बाद जब ये बैठक हुई जून में, तो इस बैठक ने साफ साफ ये संदेश दे दिया कि बीजेपी की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि इस गठबंधन में 26 दल तो शामिल हुए और इसके अलावा कई और दलों की तरफ से भी मैसेज पहुंचा कांग्रेस के पास कि वो किसी कारणवश इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। यानी इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। और जिस तरह से टीएमसी में जो पिछले दिनों तोड़फोड़ की जो खबरें लगातार बनी हुई हैं, यही नहीं जिस तरह टीएमसी हारी है, उसके बाद ममता बनर्जी और ज्यादा एक्टिवली इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगी हुई है। यानी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के तमाम दल ये समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस का नेतृत्व जरूरी है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही बीजेपी को हराया जा सकता है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसमें जैसे कि हम पहले भी बता चुके अविनाश जी की 5 बिंदु जिन पर अहम सहमति बनी, सभी जो दल हैं, जितने भी दल उसमें शामिल हुए, और उन मुद्दों को जोरों से उठाया जाएगा, जिसमें छात्रों का मुद्दा है, जो पेपर लीक के मामले हैं, महंगाई बढ़ रही है और भी तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई और आगे इन्हें इंडिया गठबंधन मजबूती से उठाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, राहुल गांधी के बयान की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। जो भी कुछ उन्होंने इंडिया गठबंधन में कहा, इंग्लिश में उनका ये बयान था, जिसके बाद उनसे अपील की गई, कई लोगों ने, यहां तक कि हमारी तरफ से भी ये कहा गया कि इस भाषण को हिंदी में डालें, और इसके बाद उन्होंने जो है उस भाषण को हिंदी में अपने ट्वीट के जरिए साझा किया है। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये भी बात सही है कि उन्होंने अपने उस ट्वीट की शुरुआत जरूर इस तरह की है कि कुछ साथियों के अनुरोध के बाद उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट के या इस हिंदी अनुवाद के बहुत गहरे मायने हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कई साथियों ने इंडिया गठबंधन की बैठक में मेरे भाषण का हिंदी अनुवाद मांगा था, ये रहा, जरूर सुने। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में 20 से भी ज्यादा नेताओं के भाषणों और बातों को सुनने के बाद आखिर में मैंने इस भाषण से उन्हें संबोधित किया। जब भारत की सोच, देश की आत्मा पर संकट हो, जब संस्थाओं पर कब्जा हो, जब जनता की आवाज दबाई जाए, तब सिर्फ एकता के साथ प्रतिरोध काम आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे और 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। यानी राहुल गांधी ने अपने इस बयान में एक बार फिर, अपने इस भाषण में एक बार फिर वही बात दोहरा दी है जो वो लगातार कह रहे हैं कि इस 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, नहीं तो कंडीशंस ऐसी बन चुकी हैं जिस तरह से उनका अब विरोध शुरू हो गया है। जो संस्थाएं अब उन्हीं की आलोचना कर रही हैं, संस्थाओं में बैठे जो अफसर हैं वो मोदी सरकार के काम से खुश नहीं है और वो खुलकर अब इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है। और ये दावा एक बार फिर राहुल गांधी ने कर दिया है कि 2029 का चुनाव वो अभी से जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अविनाश जी, जैसे कि हमने कहा कि राहुल गांधी ने जो ये ट्वीट किया है, जो अपने भाषण का हिंदी अनुवाद उन्होंने अब जनता से साझा किया है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या राहुल गांधी इसके जरिए उत्तर भारत में, यानी क्योंकि नॉर्थ में कहीं ना कहीं विपक्ष अभी कमजोर है और बीजेपी जानती है कि वो उत्तर में मजबूत है, इसीलिए परिसीमन भी किया जा रहा है और ये खबरें चल रही हैं कि उत्तर भारत में ही सीट्स बढ़ाई जाएंगी जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए, तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी अपने इस बयान के जरिए जो हिंदी में उन्होंने साझा किया, वो उत्तर भारत को में अपने आप को और मजबूत करना, इसका मायने माने जा सकते हैं क्या? देखिए, उत्तर भारत की जो भाषा है वो सीधा लोग वो हिंदी ही समझते हैं और खासतौर पर जो निचले तबके के लोग हैं, और वही तबका जो वोटर है कांग्रेस का वोटर है। अपर मिडिल क्लास है वो तो वोट डालने भी नहीं जाता है, मिडिल क्लास भी काफी हद तक वोट से दूर ही रहता है। और जो कांग्रेस का वोटर है वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरी थी कि आप हिंदी में उनको बताएं, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं समझता है। दूसरी बात, जो उत्तर भारत का हिस्सा है जहां हिंदी बोली जाती है, बीजेपी को 2024 से और उससे पहले भी बीजेपी को जो भी सीटें लोकसभा में मिली हैं, 60% से ज्यादा सीटें उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट की सीटें हैं।
इस बार तो वो संख्या और भी ज्यादा है, क्योंकि दक्षिण भारत में तो बीजेपी को कुछ मिला ही नहीं। और इस बार तो 2024 में उन्हें बंगाल में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। तो बीजेपी का जो मुख्य आधार है वहाँ तक बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए, और राहुल गांधी तो बोल भी चुके हैं कि वो अब जो बीजेपी है उसके खिलाफ अपनी संघर्ष को और तेज करेंगे, और बिना संघर्ष के इस सरकार को नहीं हटाया जा सकता। जो चुनाव लड़ने के लिए जो जिस तरीके से अभी तक चुनाव लड़ा जा रहा था, पहले जो चुनाव लड़े जाते थे उसके जो नियम थे उसमें विपक्ष को बराबर का मौका मिलता था, लेकिन आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि विपक्ष के पास में वो मौके उपलब्ध नहीं है। हमें अपने नियम अब बदलने पड़ेंगे, रणनीति बदलनी पड़ेगी। आज सोशल मीडिया का ही देख लीजिए, सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता हैं, भले कितने भी उनके फॉलोअर्स हों, लाखों फॉलोअर्स उनके हों, लेकिन उनके वीडियोज़ को दबाने की कोशिश होती है, वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी भी तरीके का वीडियो बनाएं, हम देखते हैं उनके व्यूज़ अचानक बढ़ जाते हैं। ये सारे खेल जो चल रहे हैं वो सरकार के नियंत्रण से चल रहे हैं। भले ही विपक्ष राहुल गांधी बोले, भले ही अखिलेश यादव ये सोचते हो कि उनके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, एक दिन में सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, लेकिन कौन सा वीडियो अखिलेश यादव का चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा ये सरकार तय करेगी। जिस वीडियो में वो सरकार को घेर रहे होंगे, जनता के मुद्दे उठा रहे होंगे, उस वीडियो को दबा दिया जाएगा। जो विपक्ष की आवाज़ है उसको सीमित करने की कोशिश हर तरीके से, चाहे चुनाव आयोग का तो खेल हम देख ही रहे हैं, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। हम मध्य प्रदेश का तो अभी हमने घटनाक्रम देखा ही है, एक ऐसा समन जो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, उसको लेकर मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन खारिज हो जाता है, बाद में पता चलता है वो समन भी खारिज हो गया है, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया है, और उसके बाद वहाँ उन्हें कहीं कोई राहत भी नहीं मिलती है। चुनाव आयोग 4 दिन से अब तक ये फैसला ही नहीं कर पाया है। ज्ञानेश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं कि जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त का जो फैसला था, आरओ का जो फैसला था, वो सही था या गलत था। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को जो लड़ाई लड़नी है वो बीजेपी को, यदि आपको कमजोर करना है, बीजेपी को हराना है, तो आपको उत्तर भारत को निशाना बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप जो पहले तो उन्होंने अंग्रेजी में जो भाषण दिया था उसका उन्होंने वीडियो डाला था, आप जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ अपनी बात को पहुँचाएं। और उसके लिए राहुल गांधी ने बोला भी है कि हमसे विशेष अनुरोध आए थे, और इसीलिए उन्होंने हिंदी में अपने उस भाषण का अनुवाद डाला है और पूरा वीडियो उन्होंने बना के दिया है। तो साफ है कि राहुल गांधी अब कोई भी कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस ये समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कमी अब छोड़नी नहीं है। और उसी की शुरुआत एक तरह से मान सकते हैं कि जब राहुल गांधी ने ये भाषण दिया, और जैसे कि लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कांग्रेस पर कि वो दक्षिण की पार्टी है, सिर्फ वहां के लोगों के बारे में सोचती है, सिर्फ दक्षिण में मजबूत है, लेकिन नहीं, राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले दिनों लगातार खबरें रही हैं अविनाश जी कि कभी ऑटो ड्राइवर से मुलाकात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों ही उन्होंने पार्क में बैठकर ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाया था, इससे पहले ट्रक ड्राइवर्स के साथ मुलाकात करना या आजादपुर मंडी चले जाना सुबह सुबह, ये तमाम जो चीजें पिछले दिनों देखने को मिली हैं, उससे ये साफ है कि राहुल गांधी अब इस तरफ भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और जमीन पर उतर कर रहे हैं। और इसका असर भी देखा जा चुका है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा पिछले उससे एक पहले जब चुनाव हुए उसके अपेक्षा, तो ये साफ है कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसका असर जमीन पर दिखा। और अब इस चीज में कहीं भी कांग्रेस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है या कहीं भी जो है एक्साइटमेंट को खत्म नहीं किया गया है। उसी मजबूती के साथ, उसी एनर्जी के साथ राहुल गांधी लगातार लगे हुए हैं। और राहुल गांधी अकेले नहीं है, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और बड़ी बात यह है कि अगर पिछली बार की बात की जाए यानी 2024 से पहले, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक बिखराव था। ममता बनर्जी जो खुद आज इंडिया गठबंधन से अपील कर रही हैं कि एकजुट हो जाएं, कहीं ना कहीं पिछले दिनों ये भी चर्चा थी कि ममता बनर्जी खुद चाहती थी कि एक नया मोर्चा खड़ा हो जाए। लेकिन आज ममता बनर्जी ये मानने पर मजबूर हैं कि बिना कांग्रेस के बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी से ही 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में अभी से ही सीटों पर चर्चा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जानते हैं कि बिना कांग्रेस के वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, और यही वजह रही भी कि उन्होंने ममता बनर्जी तक से दूरी बनाई। जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव चल रहे थे अविनाश जी, तो उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। क्यों? सिर्फ यही वजह थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच उन दिनों उस तरह के चीजें नहीं थी जो आज हैं। तो ये साफ है कि कांग्रेस का नेतृत्व हर
कोई स्वीकार कर चुका है, राहुल गांधी का नेतृत्व हर कोई स्वीकार कर चुका है। और राहुल गांधी भी जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट की पहली लाइन भी बहुत मायने रखती है अविनाश जी। उन्होंने खुद एक स्ट्रैटेजी के तहत ये ट्वीट किया है, लेकिन उसमें ये लिखना कि मेरे साथियों ने अनुरोध किया, मतलब सबको जोड़कर चलना। राहुल गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सबकी सुन भी रहे हैं, यानी सिर्फ कांग्रेस अपनी नहीं चला रही है, वो उसको उनसे जो अनुरोध किए जाएंगे, जो अपील की जाएगी, जो लोग वहां पर अपनी इच्छा जताएंगे या जो भी अपनी सहमत जिस तरह से कहेंगे कि ये काम होना चाहिए, तो उसको सुना भी जाएगा। उन सभी सहमतियों को लेते हुए, सबकी सहमति लेते हुए आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन। ये भी मैसेज यहां पर राहुल गांधी ने देने की कोशिश की है। तो यहां पर राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, उससे बीजेपी खेमे में खलबली हमेशा से मची रही है। यही एक वजह भी रही कि इंडिया गठबंधन की टूट के, फूट के, बिखराव के तमाम नैरेटिव चलाए गए। लेकिन जो ये बैठक हुई इंडिया गठबंधन की जून में, उसने उन तमाम जो दावे थे उनको खारिज कर दिया। फिलहाल राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्व कर रही है और इंडिया गठबंधन मजबूत है, ये देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी में खलबली पहले भी मची हुई थी, अभी और मची हुई है। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी का जो विदेश दौरा है वो सवालों में घिर गया है, और उसकी बड़ी वजह है जिस तरह से अमेरिका की तरफ से जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको जो फटकार लगी है। हालांकि हमेशा की तरह बीजेपी यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने उनको जवाब दिया, लेकिन तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से इधर फटकार लगी है और पीएम मोदी इतने बड़े मामले पर चुप्पी साधे हैं और सिर्फ विदेश यात्रा पर निकल गए, जबकि पिछले दिनों खुद ही अपील कर रहे थे कि विदेश यात्रा पर ना जाए। देश में भी हालात ठीक नहीं है, हमें विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए। उन दिनों भी खुद अपील करके चले गए थे और अभी फिर से खुद ही चले गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हॉर्मूज वाला जो मामला है, जिसमें भारतीय जो नागरिक हैं, जो अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं, उनकी जान गई है, उस मामले में चुप्पी साधे हैं और खुद विदेश दौरे पर हैं। इस पर भी बुरी तरह घिर गए। कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए हैं, तो सबसे पहले आपसे वो पूरा मामला जानना चाहूंगी अविनाश जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने कैसे बुरी तरह से घेर लिया है एक बार फिर बीजेपी। देखिए, जो नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक है, वो अमेरिकी भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि वो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के ही नागरिक हैं। और जिस तरीके से हॉर्मुज में अमेरिका ने लगातार भारतीय जहाजों को निशाना बनाया है, एक हफ्ते में 3 भारतीय जहाज निशाना बनाए गए, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई। और उसके बाद सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बात करनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप से बात करना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री ने उन 3 भारतीयों की मौत के बारे में अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार जिस तरीके से भारत के खिलाफ ऊटपटांग बोलते रहते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कभी भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और बाद में जब चारों तरफ से दबाव पड़ता है, उसके बाद जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो मार्को रूबियो से फोन पर बात करते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि मार्को रूबियो के सामने इस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, उनको तमाम बातें सुनाई, लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया जाता है, अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से, कि जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका ने ही भारतीय विदेश मंत्री को खरी खरी सुना दी है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हमारी चेतावनियों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी, हम भारतीय जो शिप हैं उनको लगातार निशाना बनाएंगे। अब इस घटना को लेकर आप देखिए, एक तरफ तो ईरान है जो इसमें अमेरिका का नाम लेकर अमेरिका पर तीखे हमले बोल रहा है, मीडिया के जरिए सामने आकर आप बोल रहा है। दूसरी तरफ भारत में कोई जो भारत सरकार है उसमें जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। आप अपने लोगों की जान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही हमला जो हॉर्मुज में अमेरिका भारतीय जहाजों पर कर रहा है, क्या चीन या रूस के जहाजों पर हमला करने की उसकी ताकत है? और अगर एक धोखे से भी हमला हो जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही माफी मांगना शुरू कर देंगे। यहाँ तो अमेरिका का विदेश मंत्री उल्टा अड़का रहा है और खुद बोल रहा है कि हमने जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनसे साफ साफ कह दिया कि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। यानी अमेरिका ने जो 3 भारतीयों की जान ली है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है और वो कह रहा है कि सही हुआ। आप हमला कर रहे हैं और किस पर हमला कर रहे हैं? वो मालबाग जहाज है, कोई सैन्य साजो सामान लेके नहीं चल रहा था जहाज, मतलब तेल टैंकरों पर आप हमले कर रहे हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ओमान तट पर वो हमला हुआ है,
ऐसा भी नहीं कि वो ईरान के तट पर हमला हुआ हो, कि आप ये कह देते कि ईरान से वो तेल लेके आ रहा है, वो ओमान तट के पास में हमला हो रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का कितना जबरदस्त दबाव भारत पर पड़ रहा है कि वो आपके नागरिकों को मार भी रहा है और उसके बाद आपको धमका भी रहा है। और भारत की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली जाती है। भारत का विदेश मंत्रालय ये तो बोलता है कि हमारे 3 लोगों की जान गई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बोलता कि ये जान अमेरिका की तरफ से ली गई है कि हम अमेरिका को जवाब देंगे। अमेरिका का नाम लेने में, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में, चाहे भारतीय विदेश मंत्रालय हो चाहे मोदी सरकार हो, इनके मुंह पर चुप्पी सी एक तरह से ताला लग जाता है। तो ये साफ है, देश पूछ रहा है कि क्या भारतीय नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है अविनाश जी कि जब अमेरिका का नाम लेने में मोदी सरकार चुप्पी साध गई हो। आपको याद होगा पिछले दिनों जब पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये दावा किया था कि जो ये सीज फायर हुआ वो हमारे दबाव में हुआ, हमने कहा तब भारत ने सीज फायर किया। लेकिन इधर भारत की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने बाकायदा लोकसभा में सवाल किया था पीएम मोदी से, और पीएम मोदी उस वक्त पानी पीते हुए दिखाई देते। वो वीडियो भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि पीएम मोदी भरी संसद में जवाब नहीं दे पाए थे राहुल गांधी के इस सवाल का कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आप यहां कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस बार भी वही देखा जा रहा है, जब भी अमेरिका की बात आती है पीएम मोदी शांत हो जाते हैं। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके उन्हें एक बार फिर बुरी तरह घेरा है और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का टैग दिया है। हम वो ट्वीट पढ़ सकते हैं राहुल गांधी ने जो इस पूरे मामले को लेकर किया है। हम अपनी स्क्रीन पर वो चाहेंगे कि ट्वीट लाया जाए जिसमें राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस जो है अब पीएम मोदी पर, जयशंकर पर हमलावर हो गई है। इस मामले पर पूरी मोदी सरकार घिर गई है। तो हम यहां पढ़ सकते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट है, कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इस भारतीय को घर लाइए अभी। तो ये ट्वीट यहाँ पर बहुत गहरी बात यहाँ पर राहुल गांधी कह गए हैं और ये मामला बहुत तेजी से अब और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस इस पर चुप नहीं बैठने वाली है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों अडानी वाला मामला भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वहां पर भी इसी तरह के आरोप पीएम मोदी पर लगे थे कि इन लोगों ने डील कर ली है और इसीलिए वहां से क्लीन चिट दे दी जा रही है अडानी को। यहाँ पर एक तरह से सरेंडर कर दिया है पीएम मोदी ने या मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने, और उसके बदले में जो है अडानी को, जो उनके मित्र हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा वो भी रहा था और ये मुद्दा और ज्यादा तेजी से उठने लगा है। और इस मुद्दे पर और कुछ क्या अपडेट है, मैं चाहूंगी कि मेरी जो सहयोगी आराधना वो आए और ये मामला कितना तेजी से बढ़ रहा है इस पर हमें और कुछ जानकारी दें। लेकिन यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि ये मामला बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन सबसे पहले हम आगे और इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि पवन खेड़ा ने क्या कुछ बोला है इस मुद्दे पर, वो सुन लेते हैं। Well, Mr. Jaishankar's post says that the words he used was not justified. It's a very mild way of rebuking somebody who's killed your own people. Whereas Rubio's statement is very harsh on us. It's like ulta chor kotwal ko dante. You've killed our people. You have to apologize. Unconditional apology. There are international laws governing. You can't attack a commercial vessel of a third country in a conflict. There is a San Rome manual which governs it. There is the Geneva Convention of 1949 which governs it. And there are additional protocols that govern it. Why was Mr. Jaishankar so apologetic? We've lost lives. We should have demanded apology. Unconditional apology. But look at the international humiliation. And I don't understand why we did not open our mouth when INS Dena, that episode took place. If we had publicly rebuked America during that time, I don't think this would have been done by America. तो पवन खेड़ा ने एक तरह से यही कहा है कि डरना अमेरिका को चाहिए, लेकिन वो डरा रहा है हमारे विदेश मंत्री को। आपके पास आना चाहूंगी आराधना, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में और किस तरह से मोदी सरकार की चुप्पी एक बार फिर उसके लिए मुसीबत बनती दिखाई दे रही है?
अंशिता जी, आप ये मामला पूरा देखिए कि जिस तरह भारतीय नाविकों की जान गई, ईरान जंग को लेकर भारत की तटस्थता पहले से ही सवालों के घेरे में थी। जिस तरह ये जंग शुरू हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का दौरा करके लौटे थे और इन सब के बाद ईरान हमारा ऐतिहासिक दोस्त रहा है। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो भारत चुप रहा और अब जब ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उस टकराव में भारतीय नाविकों की जान जाती है तो भी भारत की तरफ से उस तरह की कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती जिस तरह की उम्मीद जताई जाती है। अगर बाकी देश होते, अमेरिका होते, अमेरिका ने तो अपने लोगों के जान जाने का बदला एयर स्ट्राइक करके लिया, इस तरह के हम रिस्पॉन्स देखते हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आता है कि मैंने मार्को रूबियो को फोन मिलाया, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मैंने बात की और उनसे कड़ा विरोध जताया हमने। लेकिन अमेरिका का क्या स्टेटमेंट आता है कि जो भी हमारी नाकाबंदी को फॉलो नहीं करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि वो जो नाव थी उसको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसने हमारी चेतावनियों का पालन नहीं किया, वो ईरान से तेल लेकर जा रही थी, इसलिए हमने उसको निशाना बनाया। तो अमेरिका कहीं से भी ना तो गिल्टी फील कर रहा है और ना ही एक संवेदनशीलता दिखा रहा है कि जो बेकसूर लोग थे वो इस जंग की चपेट में आ रहे हैं, और वो बेकसूर कहीं और के नहीं बल्कि आपके सहयोगी देश भारत के लोग हैं। तो आप उसके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाते, आप एक शब्द नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वहीं अगर हम भारत का रुख देखें तो भारत ने खुलकर अमेरिका की निंदा नहीं की कि अमेरिका को इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर मोदी सरकार की नीतियां किस दिशा में बढ़ रही हैं? आज भारत की स्थिति क्या है? इससे पहले हमने देखा है कि भारत जो विश्व गुरु वाली बात कही जाती है, आप तमाम बड़े बड़े दावे करते हो कि भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज भारत की वैश्विक मानचित्र पे अगर हम देखें तो भारत की स्थिति क्या है? क्या आज भी वो उतना ही ताकतवर देश है जितना वो पहले हुआ करता था? और जो दावे मोदी जी करे, क्या वाकई हम उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? बिल्कुल नजर नहीं आता है ये। आप अभी इस पूरे घटनाक्रम को देखिए कि विपक्ष ने कैसे सवाल उठाए हैं मोदी सरकार पर, और इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई सफाई अभी फिलहाल तक नहीं आई है। तो ऐसे में मोदी सरकार की जो विदेश नीतियां हैं वो इसी वजह से सवालों घेरे में घिरी है, क्योंकि आज जब भारतीयों की जान जा रही है तो भी आप चुप है। आप ईरान जंग पे चुप थे, अलग बात है, लेकिन आज जब भारतीयों की जान जा रही है, उनकी सुरक्षा के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप वहां पर भी अमेरिका के खिलाफ स्टैंड नहीं ले रहे हो। ये सरासर गलत है। कह लीजिए आप हमारे गार्जियन हो, गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट हमारी जनता, हमारे लोगों के लिए वो गार्जियन की तरह है, लेकिन जब आप वहां स्टैंड नहीं ले रहे हो वैश्विक पटल पे हमारे लिए, तो सवाल तो उठेंगे। और वही सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है और मोदी सरकार के पास जवाब नहीं दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, आराधना सही कह रही हैं आप, इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पर बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि जब अमेरिका की तरफ से भारतीयों पर हमला हुआ तो आपकी चुप्पी है, जबकि आप पुलवामा हो या पहलगाम हो, उस पर आप वोट बटोरते आए हैं अभी तक। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरह चाहे पुलवामा हो, चाहे ये सारे मुद्दे बार बार उठाए गए हैं। पहलगाम हमला हुआ, पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला होता है उस पर आप प्रतिक्रिया देते हो, उस पर आप कहते हो कि नहीं, अब ये बदला हुआ भारत है, अब ये वो भारत नहीं है जो चुप रहता था, अब ये घर में घुसेगा और घुसकर मारेगा। तो इस तरह के डायलॉग्स हमने गवर्नमेंट की तरफ से सुने हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है, जब मौका था, जब आपको जवाब देना था, आपको बताना था कि हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए दूर दूर कुछ भी करने को तैयार है, जो ईरान ने किया। आप देखिए, ईरान अमेरिका के सामने आज डट कर खड़ा है। आज हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए शांति प्रस्ताव पर, लेकिन ईरान डटकर खड़ा है कि जब तक हमारे हितों की रक्षा नहीं हो जाती, सिक्योर नहीं हो जाती, तब तक हम डील नहीं करेंगे। लेकिन भारत सरकार का क्या रुख है? भारत सरकार अपने लोगों की जान बचाने के लिए, जो जान गई है उसकी निंदा करने के लिए उस तत्परता के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती है। तो सवाल उठते हैं कि भाई, आप जो वैश्विक पटल पे एक ताकत की बात करते हो, वो ताकत आज क्यों नहीं दिखाई दे रही? पाकिस्तान के मामले में आप जब इतनी बयानबाजी करते हो तो आज अमेरिका के मामले में आप चुप क्यों हो? क्या वो सारे बयान सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए है, या वाकई सरकार को इस बात की चिंता है कि उसके देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो इस बात के लिए स्टैंड लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और मोदी सरकार की चुप्पी और जयशंकर की चुप्पी ने ये बता दिया है कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि इधर अमेरिका के साथ या फिर ट्रंप के सामने मोदी सरकार सरेंडर है, उनके पास ऐसी चीजें हैं, ऐसे सबूत हैं, या कहें कि अपने मित्रों को बचाने के लिए मोदी सरकार चुप्पी साधे रहती है, घुटने टेके रहती है, और ये सारे आरोप एक बार सही होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर बड़ी बात है कि जब बात पाकिस्तान की आती है तो आप आगे आकर बार
बार बार उस मुद्दे को दिखाते हैं। और वहां पर आपने तुरंत हमला भी किया, यहाँ पर जब चाहे पुलवामा वाला मामला रहा हो या पहलगाम वाला मामला रहा हो, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को आपने इतना बड़ा मुद्दा दिखाया कि आप वाकई चिंता करते हैं। लेकिन वही बात जब अमेरिका की आ रही है तो आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा आपको फटकार लग जा रही है अमेरिकी सरकार से, और जिस पर अब विपक्ष आपको जबरदस्त तरीके से घेर रहा है। अभी हमने पवन खेड़ा को सुना, उन्होंने भी यही कहा कि अमेरिका की तरफ से बिल्कुल भी संवेदना नहीं जताई गई है। यानी यहां पर बिल्कुल एक तरह से अमेरिका तो अपने हितों की रक्षा कर रहा है, लेकिन हम वहां पर घुटने टेक कर बैठ गए हैं। तो ये अब मोदी सरकार की विदेश नीति पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि अपने हिसाब से जहां पर वो हमला कर सकते हैं, जहां पर वो दबा सकते हैं या जहां पर वो जवाब दे सकते हैं, वहां वो तुरंत जवाब देंगे, लेकिन जहां पर वो डरे हुए हैं वहां पर वो कोई जवाब नहीं देंगे। ये साफ साफ शीशे की तरह साफ हो चुकी है चीज कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि अपने मित्रों के लिए काम करती है मोदी सरकार, वो एक बार इस पूरे मामले में दिखाई भी दे रहा है। हम प्रियंका गांधी का ट्वीट भी पढ़ सकते हैं, क्या कुछ लिखा है उन्होंने भी मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है इस पूरे मामले को लेकर। मैं चाहूंगी हमारे स्क्रीन पर प्रियंका गांधी का वो ट्वीट लाया जाए जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के बाद मोदी सरकार का मौन शर्मनाक है। अमेरिका इन हत्याओं पर अफसोस जताने और माफी मांगने की जगह धमकी और आदेश की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को सख्ती से यह बताने की जरूरत है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ना देशवासियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं ना ही देश की संप्रभुता की। यानी यहां पर लगातार ये आरोप अब बड़े होते जा रहे हैं कि हमारे जो पीएम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस तरह के आरोप यहां पर विपक्ष पहले भी लगाता आ रहा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि हमारे भारतीयों की नागरिक जान चली गई हमारे भारतीय नागरिकों की, और वो भी उस देश से जिसे दोस्त कहते हैं। यानी अगर आपस में जब दोनों की बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, तो माय डियर फ्रेंड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है। लगातार दिखाई दे रही है कि सिर्फ भारत ही दोस्त मान रहा है, अमेरिका लगातार दुश्मनी कर रहा है। देखिए, अमेरिका भले किसी को दोस्त बोले, लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मतलब की दोस्ती रखता है। उसे अगर कहीं फायदा हो रहा हो तो उसका दोस्त हो जाता है। जी। चाइना के साथ लगातार उनकी जिस तरीके से टकराव चल रहे थे, लेकिन सी जिनपिंग जब डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो सी जिनपिंग उनके दोस्त बन जाते हैं। तो अमेरिका का सीधा सीधा सिद्धांत है कि अगर उसका फायदा हो रहा है तो आप दोस्त हैं, और अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। भारत से उसे जो फायदा लेना है डोनाल्ड ट्रंप वो फायदा वो आराम से उठा ले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप यह तय करते हैं कि भारत किससे तेल खरीदेगा। ट्रंप बताते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे। वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे ये अमेरिका तय करेगा। भारत सरकार मंजूरी देगी कि नहीं देगी ये अमेरिका तय करेगा। जब सब कुछ अमेरिका ही तय कर रहा है तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि भारत सरकार की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया जाएगी। एस जयशंकर का जो बातचीत की उन्होंने मार्को रूबियो से, और उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है वो काफ़ी शर्मनाक बयान है। एक तरफ आप 3 भारतीयों को मार रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम आगे भी ऐसा ही करेंगे, हम कोई सुधार नहीं करेंगे। सुधरना हो तो आप लोग सुधर लीजिए, आप लोग बिजनेस बंद कर दीजिए। मतलब आप एक तरीके से भारत की हर चीज, हर नीति को तय करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस गए हुए हैं, G7 की बैठक है, भारत उसका सदस्य तो नहीं है, लेकिन जो आमंत्रित है उसको आमंत्रित किया जाता है लगभग हर बार। और इस बार भी क्योंकि फ्रांस वैसे ही फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती काफ़ी मजबूत है, तो फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस में ही है, वो भारत को इन्विटेशन दिया गया था और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी पहुँच रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बुधवार को शाम 6:30 बजे नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मीटिंग होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाएंगे? देश में तो उनसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या आप ये सवाल पूछ पाएंगे। अब तक तो एक बार भी उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ बोला नहीं है। विपक्ष ही लगातार पूछ रहा है। जब विपक्ष का चारों तरफ से दबाव पड़ा तो उसके बाद एस जयशंकर को याद आया कि हमको अगर प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हम ही बात कर लेते हैं। लेकिन उस बातचीत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो यह हुआ कि अमेरिका ने एक तरीके से बोल दिया कि हम ये काम और करेंगे। तो अब सीधा सीधा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोल पाएंगे, या फिर ट्रंप के दबाव में भारत अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि उस तरीके के बयान आना भी शुरू हो गए हैं।
संघ प्रमुख का बयान आया है कि हम लोग हिटलर के देश के लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि ट्रंप से मोदी की मुलाकात से पहले ही एक तरीके से उसकी रणनीति तैयार की जा रही है कि जो ट्रंप अगर बोले कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए तो उसके लिए पहले से कि हाँ इसके लिए तो हम लोग पहले से ही तैयार हैं। साफ मतलब ट्रंप आदेश दें उससे पहले ही उनको मैसेज पहुंचा दिया जाए कि आपकी जो इच्छा है वो हम मान चुके हैं। यानी पहले ही ट्रंप कह चुके हैं कि हमने ही धमकी दी थी, हमसे व्यापार करना है तो सीज फायर कर दीजिए, और अब एक बार फिर ट्रंप का वही रवैया। लेकिन भारत लगातार सरेंडर करता जा रहा है, तो यहाँ पर सरेंडर तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने कब किया था सरेंडर? सीधी सी बात, मतलब ट्रंप के संकेत बस खाली मिले, अभी तो उन्होंने बोला भी नहीं, अभी तो मुलाकात ही नहीं हुई है। संकेत से पहले ही जिस तरीके से ये सरकार एक तरीके से सरेंडर करते हुए दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब से दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हुई है, और अब ये मुलाकात हो रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हित का मुद्दा उठा पाएंगे? अब तक तो जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन भारत की तरफ से पलटवार नहीं किया गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बोला कि भारत ने कई जो सामान है अमेरिका के उन पर टैरिफ को 0 कर दिया है, इसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से जवाब नहीं गया कि हमने ट्रंप के दबाव में अपनी नीतियां बदल दी हैं। और अब जो ट्रेड डील भी होने वाली है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की ही उस पूरी डील में चलते हुए दिखाई दी है। अब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करनी है। अब 1 साल बाद बातचीत हो रही, तो अब ये देखना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हित की बात करेंगे या अपने मित्रों के हित की बात करेंगे, और या पूरी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं सिर्फ अमेरिका के हित की ही बात होगी वहाँ, और ट्रंप जो चाहते हैं उस तरीके की डील होगी। ट्रंप जो चाहते हैं भारत सरकार की वही नीति होगी जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप महंगा क्रूड खरीदने को तैयार हो जाते हैं, रूस से जो सस्ता क्रूड है उसको लेने से मना कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जब मुसीबत में फंसते हैं तो रूस ही आपकी मदद करता है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपको ये पहचानना होगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, कौन मतलब की दोस्ती रखे हुए है और कौन आपके सुख दुख का साथी है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो खासतौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा देख रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको उनके परिवार को कुछ डीलें दे दी, तो इसलिए अब उनका पूरा का पूरा रुख पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में अब जब वो प्रधानमंत्री मिलेंगे तो क्या जो नरेंद्र मोदी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने इन तमाम मुद्दों को उठा पाएंगे या सिर्फ और सिर्फ कुछ डील कर लेंगे ताकि उनके मित्रों को फायदा हो और अमेरिका को फायदा हो जाए? जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कि आपने अविनाश जी अभी जिक्र किया टैरिफ का, उस दौरान भी देखा गया था कि अमेरिका को लगभग हर देश ने चुनौती दी थी। चीन के साथ तो लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला था, और इसी तरह जैसे कि अभी हम आराधना भी हमारी आई थी सहयोगी बता रही थी कि ईरान भी जिस तरह से लगातार कड़ी टक्कर दे रहा है, आमने सामने का दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। ईरान लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका को उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, तभी वो कहीं तरह से किसी तरह पर सीज फायर होगा या समझौता होगा, किसी पेपर पर हस्ताक्षर होंगे, इस तरह की बात यहाँ पर। यानी हर देश अमेरिका को झुका देता है, लेकिन अमेरिका भारत को झुकाए जा रहा है। और वही चीज भारत क्या कर रहा है कि जहां पर वो थोड़ा सा हावी हो सकता है उसके नाम पर वोट बटोरता है, देश की जनता को बरगलाता है। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, चाहे वो पुलवामा का मामला रहा हो, पहलगाम का मामला रहा हो, आपने देखा पुलवामा के नाम पर 2019 का चुनाव लड़ा गया, फिर यहाँ पहलगाम वाला जो मामला रहा उसमें पूरे बिहार में वही मामला छाया रहा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। तो यहाँ पर जहां पर भारत को लगता है कि उसके नाम पर वोट मांग सकता है, उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है। और जब भारतीय नागरिकों की जान गई है आज, तो मोदी सरकार चुप्पी साधे हुई है। उल्टा पीएम मोदी को इस मामले पर जरूर कोई ना कोई बयान देना चाहिए था, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। वो इस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय विदेश दौरे पर चले गए हैं। देखिए वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पूरे ईरान जंग में आपने जिस तरीके से ईरान की बात की, और अभी भी जो अमेरिका ने 2 दिन ईरान से दोबारा से जंग लड़ी, और 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप जब भी ये बोले कि हम बड़ा हमला करने वाले हैं, तो ये मान के चलिए अमेरिका सरेंडर करने वाला है। पिछली बार भी हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप बोले कि एक सभ्यता को हम नष्ट कर देंगे, लेकिन जब अंतिम समय सीमा जो समाप्त होने वाली होती है उससे 2 घंटे पहले ट्रंप बोलते हैं कि हमने तो सीज फायर कर दिया है। कहाँ आप सभ्यता नष्ट कर रहे थे और कहाँ आप एक जंग रोकने को तैयार हो गए। और इस बार भी 2 दिन जब जंग लड़ी और ईरान की तरफ से जो पलटवार हुए हैं, और अब उसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को 2 दिन की जंग क्यों रोकनी पड़ गई थी।
वो उनका बयान आया था कि हम तेल के कुओं पर कब्जा करने वाले हैं, बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन हमला वगैरह कुछ नहीं हुआ। और ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया कि युद्धबंदी के लिए हमारा समझौता होने वाला है, अब कोई जंग नहीं होगी। क्योंकि अब जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि ईरान ने जो पलटवार किया था उसमें कुवैत और सीरिया और जो जॉर्डन में जो उसकी मिसाइलें और ड्रोन गिरे थे, उससे जो अमेरिका है, अमेरिका के तमाम रेडार सिस्टम ध्वस्त हो गए थे, कई विमान खड़े खड़े तबाह हो गए थे। ट्रंप को और अमेरिका को ईरान ने 2 दिन में इतना भारी नुकसान पहुंचाया था कि अमेरिका की सेना को ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे। और ये तो हॉर्मुज में हम लगातार देख ही रहे हैं कि हॉर्मुज के अंदर अभी भी अमेरिका के जो शिप है, नेवी शिप है, वो घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और ट्रंप भले ही दावा कुछ भी करते रहो कि हम हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, हॉर्मुज का नाम उन्होंने ट्रंप स्टेट रख दिया, लेकिन ट्रंप को भी पता है कि वहाँ हम ईरान को नहीं झुका पाएंगे। ईरान ने आज भी बोला है, ट्रंप तो बोल रहे थे कि आज समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है अभी कोई समझौता नहीं हो रहा है। सबसे पहले हॉर्मुज पर बात करनी पड़ेगी, हॉर्मुज पर जो हमारा टोल है उसको मान्यता देनी पड़ेगी। और जब तक हॉर्मुज का मुद्दा क्लियर नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि अगर हॉर्मुज पर हम टोल नहीं लगाते हैं तो फिर अमेरिका युद्ध को लेकर जो नुकसान हुआ ईरान का उसका हर्जाना दे। अब अगर हर्जाना देने को तैयार अमेरिका होता है तो सीधा सीधा यही माना जाएगा, हर्जाना कौन सा देश देता है? हर्जाना वही देश देता है जो हार गया हो। हारने वाला हर्जाना देता है, जीतने वाला हर्जाना नहीं देता है। और मतलब एक ईरान एक छोटा सा देश जो अमेरिका, इजराइल और पूरे खाड़ी देशों से भिड़ गया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया की तीसरी चौथी महाशक्ति है। तीसरी चौथी महाशक्ति डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। आपने कहा कि ईरान से तेल नहीं लेना, ईरान से तेल बंद। आपने कहा वेनेजुला से तेल नहीं लेना है, वेनेजुला से तेल बंद। आपने कहा रूस से तेल लेना कम करो, रूस से तेल लेना कम कर दिया। और अब जब वेनेजुला पर अमेरिका का दबदबा हो गया तो कहा गया कि वेनेजुला से तेल लेना शुरू करो। तो अब वेनेजुला तेल खरीद के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर आ गया है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से मोदी सरकार जो है कठपुतली की तरह काम करती हुई दिखाई दे रही है और उसकी डोर है ट्रंप के हाथ में। लगातार एक के बाद एक ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं कि ट्रंप भारत को लेकर जो दावा करते हैं उस पर मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं होता है, कोई पलटवार नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं ट्रंप अगर किसी और देश को लेकर कोई दावा करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात भी की ईरान को लेकर, ईरान उसमें कोई भी देरी नहीं करता है और तुरंत पलटवार करके ट्रंप के दावों की पोल खोल देता है। यानी यहां पर पीएम मोदी पर जो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के जो तमके जो एक तरह से उनको दिया गया है, जो कहा जा रहा है उनके बारे में, उस पर विपक्ष की जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते कांग्रेस की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से इस मामले पर मोर्चा खोल दिया गया है। प्रियंका गांधी रही हो या फिर पवन खेड़ा या फिर राहुल गांधी, हर किसी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है एक बार फिर मोदी सरकार से। लेकिन मोदी सरकार चुप है, शांत है और कोई भी जवाब दिए बिना पीएम मोदी विदेश दौरे पर निकल गए। और इसीलिए पीएम मोदी का विदेश दौरा एक बार फिर सवालों में। एक सवाल तो है ही कि खुद सबको ये कहकर कि विदेश दौरे पर ना जाएं, खुद बार बार विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जब आज देश के पीएम को जवाब देना चाहिए तो वो विदेश दौरे पर निकल गए। जबकि आपको याद होगा अविनाश जी, पहलगाम वाला मामला यहां पर बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उस वक्त भारत का जो रुख था और आज भारत का जो रुख है वो बिल्कुल अलग है। उस वक्त इस बात को बहुत जोरों से उठाया गया था कि पीएम मोदी तुरंत वापस आ गए हैं इतने बड़े मुद्दे को लेकर, और यहां पर पीएम मोदी निकल गए। बिल्कुल सही बात है कि पहलगाम में जब भारतीयों की जान जाती है, आतंकवादी घटना होती है, तो प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब है उसका दौरा बीच में रद्द कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ 3 भारतीयों की जान गई है, अमेरिका ने हमला किया है, और हमला ही नहीं किया है, लगातार वो ये कह रहा है कि हम ऐसे काम करते रहेंगे, और किया भी उसने। 3 शिपों पर उसके बाद हमले हुए हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को लेकर सीधा हमला कभी भी नहीं किया गया। अब अगर अमेरिका पर आप डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप जंग में उतर जाइए, आप अमेरिका के खिलाफ एक जजमेंट पे एक फैसला तो कीजिए। अमेरिका अगर घुटनों पर ना आ जाए, आज की तारीख में जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है उससे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को भारत की भी है। तो ऐसे में जब बात बराबरी की है तो आप बराबरी का रुख भी तो दिखाइए। लेकिन आप जिस तरीके से झुके जा रहे हैं, आप अपने कुछ चंद लोगों की मदद पहुंचाने के लिए आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब देश के भविष्य के साथ में एक तरीके से, तो सवाल तो उठेंगे ही। और विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री पर किसका दबाव पड़ रहा है।
आखिर प्रधानमंत्री जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपने बयान जारी कर देते हैं, 3 भारतीयों की मौत पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं? अमेरिका लगातार भारतीय शिपों पर हमला कर रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अब जब विदेश यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, जयशंकर का कोई बयान आता है तो सोशल मीडिया में हम देखते हैं जो बीजेपी समर्थक होते हैं वो उस बयान को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे शुरू कर देते हैं कि जयशंकर ने पूरे यूरोप को सुना दिया, जयशंकर ने अमेरिका को सुना दिया। लेकिन अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका बयान आया है कि हमने भारत के विदेश मंत्री से साफ साफ कह दिया कि अगर हमारी चेतावनियां और हमारे जो नियम बनाए गए हैं हॉर्मुज में, भाई अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका कौन होता है नियम कायदे कानून बनाने वाला? वो पूरी तरीके से सभी के लिए फ्री होते हैं, लेकिन अमेरिका ने वहां घेराबंदी कर ली है, हॉर्मुज की नाकेबंदी किए बैठा हुआ है कि कौन सा शिप जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये अमेरिका तय करेगा। और किसी भी सब के लिए हॉर्मुज को बंद किसने किया? ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हमसे परमिशन लो और निकल जाओ, लेकिन अमेरिका ने उसको बंद कर दिया है। अगर ओमान तट पर भी भारतीय शिपों को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर ये मान के चलिएगा कि जो हॉर्मुज है वहां से कोई भी शिप, ईरान तो साफ साफ बोल चुका है भारत उसका मित्र देश है, भले ही जो मोदी सरकार है ईरान को मित्र नहीं मानती हो, लेकिन ईरान पुरानी दोस्ती के लिए चलते भारत के शिपों को नहीं रोक रहा है। मतलब जो बीजेपी सरकार जिन 70 सालों को लेकर हमेशा कांग्रेस को घेरती रहती है, आज वही 70 साल कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है कि जो पुरानी सरकारों की नीतियां थी उसमें खाड़ी के सभी देश भारत के मित्र देश थे, लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थितियां हो गई हैं, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो या कोई दूसरे देश हो, हर देश भारत को यदि शक की नज़रों से देख रहा है तो वो मोदी सरकार की नीतियों के चलते। अगर अमेरिका आज भारत की नीतियां तय कर रहा है, वो सीधा सीधा इस सरकार की जो कमियां हैं कमजोरियां हैं उसको लेकर है। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो तमाम मुद्दों पर अमेरिका के सामने अड़ जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या उससे पहले की सरकारें हो, उन्होंने अमेरिका के सामने इस तरीके के से झुकते हुए कोई भी समझौता नहीं किया है। एक भी नागरिक की यदि जान चली जाती थी, अमेरिका के अंदर भी चली जाती थी, भले ही वो कोई वैसी घटना हुई हो, सांप्रदायिक घटना रही हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर संज्ञान लिया जाता था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं अमेरिका हमला कर रहा है, संज्ञान लेना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर एक आरोप और मोदी सरकार पर लग जाता है कि मोदी सरकार विदेश नीति क्या संभालेगी, वो तो सिर्फ देश में जो विपक्ष है उसको कमजोर करने में लगी हुई है। टीएमसी में लगातार टूट की कोशिशें चल रही हैं। पहले बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, हमसे लोग मिलने आ रहे हैं लेकिन हमने उनसे दूरी बना ली है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा हो या कीर्ति आजाद हो या दूसरे तमाम जो टीएमसी के नेता हैं, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं या बीजेपी के लिए जो एनडीए गठबंधन का समर्थन करने के लिए एक समर्थन पत्र तैयार किया गया है उस पर उनके सिग्नेचर है, उन नेताओं ने सामने आकर, जिसमें से सबसे बड़ा नाम शत्रुघ्न सिन्हा का है, उन्होंने साफ आकर कह दिया कि बीजेपी ने उनको साथ आने का न्योता दिया था, यानी बीजेपी की पोल वहां पर खुल गई। और लेकिन जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा है, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान रहा हो, प्रतिभा मंडल का बयान जिस तरह से रहा हो, या फिर कीर्ति आजाद जो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि डरा धमका कर कोशिश की जा रही है तोड़ने की, तो आखिर यहां पर एक सवाल जो उठता है अविनाश जी कि अगर वाकई में उनके पास 20 सांसद हैं या 19 सांसद हैं तो डराने धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो अपने आप में महुआ मोइत्रा का जो बयान है वो बहुत बड़ा बयान हो जाता है कि कोई संख्या नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है और उस हवा के सहारे से सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, अगर 18 सांसद तक तो मामला बन ही नहीं रहा था, 19 या 20 सांसद होते, 19 भी ये संख्या होती तो अब तक लोकसभा स्पीकर के सामने ये लोग उपस्थित हो चुके होते। आप देखिए, करीब 8 दिन पहले ये कह दिया गया था कि हमारे पास में 20 सांसद हैं, लेकिन अभी तक लोकसभा स्पीकर के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और दूसरा जो आपने मुद्दा बोला कि इस पूरे घटना के पीछे बीजेपी भले ही मना कर रही हो, बीजेपी के एक सांसद हैं रमेश, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं कि टूट के पीछे हमारा हाथ है। अगर बीजेपी का सांसद बोल रहा है तो साफ है कि इस पूरे मामले में बीजेपी का हाथ खुला हुआ साफ सबके सामने आ रहा है। जिस तरीके से भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हो रही है, टीएमसी के एक 2 सांसद आते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके सीधा निकल जाते हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो पूरा मामला चल रहा है ये पूरा का पूरा बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर ही चल रहा है। जो सांसद बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं होते हैं उनके ऊपर बंगाल में टमाटर और अंडे फेंके जा रहे हैं,
ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, डर ही नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि छापे पड़ रहे हैं। जिस तरीके से मदन मित्रा के घर पर छापा पड़ा, अभिषेक बनर्जी हैं, उनके घर के ताले तोड़े गए, तो साफ दिख रहा है। क्योंकि आप बड़े नेताओं को अगर टारगेट करते हैं और छोटे नेताओं को धमकाते हैं, उनको एक तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बंगाल की सड़कों पर निकलना उनके लिए मुश्किल कर दिया है। अगर गाड़ी में जा रहे हैं, उनकी गाड़ी जा रही हो, गाड़ी के अंदर भले ही वो ना बैठे हों, खाली ड्राइवर यदि बैठा हुआ है, तो उसके बावजूद भी खाली इसीलिए कि वो गाड़ी सांसद की है, टीएमसी के नेता की है, उस पर हमले हो रहे हैं। इतना डर का माहौल टीएमसी नेताओं के अंदर दिखाई दे रहा है। वो कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। कार्यक्रम के लिए जैसी कोई सूचना पहुंचती है, वैसे ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचकर उस पूरे कार्यक्रम को तहस नहस कर देते हैं, और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस पूरी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है। टीएमसी के जिन नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उनको सुरक्षा तक नहीं दी जा रही है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने सीधा उनको दो विकल्प दे दिए हैं कि एक तो आप या पिटिए, आप जेल जाइए, आपके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी, ईडी के छापे पड़ेंगे, 6-8-10 महीने आप जेल में डले रहेंगे, आपके खिलाफ भले ही कोई सबूत ना हो, लेकिन ईडी जिस तरीके से चार्जशीट पेश करेगी, आपको 1 साल तक जमानत ही नहीं मिल पाएगी। जिस तरीके से तमाम बड़े नेता थे जिनके खिलाफ कोई सबूत ईडी के पास नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फटकार लगाई और जमानत दी, लेकिन साल भर तक तो जेल में डले रहे। और अगर इसी तरीके से जो वहाँ टीएमसी के तमाम नेता हैं वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ममता बनर्जी के साथ अगर कुछ सांसद चले गए हैं, जिनकी संख्या 12 या 16 जो भी कुछ हो, वो सीधे सीधे जिस तरीके का दबाव, क्योंकि हर सांसद जो ममता बनर्जी से बगावत कर रहा है वो शुभेंदु अधिकारी से मिल रहा है। आपको जो वोट मिला है 2024 में, वो बीजेपी के खिलाफ मिला था। टीएमसी बीजेपी के खिलाफ बंगाल में लड़ी थी, और अगर अब शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बन गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, एक तरफ तो जो 20 सांसदों का गुट बन रहा है, वो कह रहा है कि हम एनडीए में जाएंगे। एनडीए में जाने का मतलब आप सरकार के साथ जा रहे हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि 20 सांसद 19 सांसद उनके पास में हो गए हैं, और वो जा रहे हैं कहाँ? एनडीए के साथ में। उसी सांसद का एक दूसरा गुट विधानसभा में है, जिसके पास 58 विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि हमको विपक्ष का दर्जा दीजिए। चल क्या रहा है? मतलब आप बंगाल में तो कह रहे हैं हम विपक्ष हैं, और दिल्ली में आकर आप बोलते हैं कि नहीं हम तो एनडीए में हैं। अब आप पहले ये तय कीजिए कि आप एनडीए में हैं कि आप विपक्ष में हैं। आप एक साथ दो जगह काम नहीं कर सकते कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के सामने आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, और यहाँ जब सरकार है तो आप एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन सा दल सरकार के साथ होगा, कौन सा दल सरकार के खिलाफ होगा, विपक्ष का नेता कौन बनेगा? ये सब कुछ क्या बीजेपी तय करेगी? क्या इसी तरीके से देश का लोकतंत्र काम करेगा? तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसका एक आप जो प्रूफ है वो आप बंगाल में देख सकते हैं कि एक ही गुट, एक ही गठबंधन में आप देख रहे हैं कि एक जगह वो विपक्ष में बैठा हुआ है, उसका सही एक सरकार में। मतलब बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बीजेपी तय कर रही है कि किस दल का कौन सा नेता हमें समर्थन देगा और कौन सा नेता विपक्ष में जाकर विपक्ष का नेता बन जाएगा, ये सब कुछ बीजेपी तय कर रही है। यहाँ नहीं अविनाश जी, बड़ी मतलब देखने वाली बात है कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं, और देश की राजनीति में जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर गुट बनाकर उन्हें पीएम मोदी चला रहे हैं। मतलब ये चल रहा है देश में, और इसके चलते मोदी सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। और इस वक्त जिस तरह से कीर्ति आजाद लगातार हमलावर हैं, उन्होंने एक और बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर, और बीजेपी किस तरह से पूरा खेल कर रही है टीएमसी में। लेकिन टीएमसी उसका जो ममता बनर्जी हैं वो बहुत ही समझदारी के साथ इस पूरे मामले को कंट्रोल कर रही हैं, और पूरा मामला यहाँ पर बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम कीर्ति आजाद को सुनते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो सामने मामले को, ये तो केस वे सब पर लगते रहेंगे, झूठे केस, फैब्रिकेटेड केस, फेक केस चलता रहेगा। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं। बीजेपी तो शुरू से ये करती है, ये तो बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी, खुलेआम करती है, बेशर्मी से करती है। अपने पॉलिटिकल राइवल्स को उसने खूब मारा है। जो अंग्रेजों के समय होता था, अंग्रेज का क्या काम था? जो भी सामने कोई तगड़ा आदमी है, उसका अच्छा चलता है, उसको वो अंदर कर देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे। बहुत लोगों ने माफी नहीं मांगी, बहुत लोगों ने माफी मांग ली, अंग्रेजों के हो गए। उस समय तो ऐसे 3-4 ग्रुप थे ना जिनको फंड किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो वही परिस्थिति अब है।
जो तुम्हारे साथ है, जो बीजेपी के साथ है, उसकी फंडिंग भी होगी, केस भी खत्म हो जाएगा। जो बीजेपी के साथ नहीं है, उसकी फंडिंग नहीं होगी, उसके केस खत्म नहीं होंगे, यदि हैं तो नहीं है तो फॉल्स लगा दिए जाएंगे, घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो यह तो अंग्रेजों वाली मानसिकता है। तो कीर्ति आजाद को भी हम सुन रहे थे, लगातार ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बड़ा खुलासा इन्होंने ही किया, अभी पिछले दिनों इनका ही बयान आया था कि कैसे बीजेपी ने डरा धमकाकर तोड़फोड़ मचा रखी है। यूसुफ पठान को लेकर तो बहुत बड़ा बयान आया था कि अमित शाह के कार्यालय में उन्हें बिठाकर रखा गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दावे, कीर्ति आजाद के बड़े दावे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी पूरा खेल कर रही है। और इस सब पर संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, जो सांसद हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका भी बयान आया है कि कैसे टीएमसी के साथ वही हो रहा है बंगाल में जो उनकी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया था। ये लगातार वो दावे कर रहे हैं, लगातार ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। तो अगर इस प्रकार से भड़काऊ भाषण के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे तो दिल्ली के चुनाव में अनुराग ठाकुर जैसे लोग जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण कर रहे थे तो उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी का नेता इस प्रकार से भड़काऊ भाषण करता है, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। देखिए, ममता बनर्जी एक लड़ने वाली राजनीति है जिसे हम शेरनी कहते हैं। उनको चारों तरफ से घेर कर आप खत्म करना चाहते हो, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। एफआईआर से वो डरने वाली महिला नहीं है। चलिए, प्रश्न आहे तो अभी संजय राउत को हमने सुना, उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि हम सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, यानी पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है। और ये इंडिया गठबंधन की मजबूती ही बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है, इसीलिए वो लगभग हर राज्य में ऑपरेशन लोटस चला रहा है। आप देख लीजिए, लगातार अभी खबरें भी आ रही है कि यूबीटी में भी एक बार फिर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, यानी शिवसेना का जो एक धड़ब उद्धव गुट के जो नेता है उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश लंबे समय से हो रही है, लेकिन बार बार बीजेपी इसमें फेल होती दिखाई दे रही है और अब एक बार फिर फेल होगी, ये भी तय माना जा रहा है। जिस तरह से संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरी पार्टी को मजबूत किया हुआ है और अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी विरोधी हैं, जो आलोचक हैं, उनको भी समझ में आने लगा है, या एक तरह से कुछ कहें कि कुछ समर्थक भी जो रहे उनको भी समझ में आने लगा है कि कैसे बीजेपी सहयोगियों को खत्म कर देती है। उपेंद्र कुशवाहा जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने लगातार आर पार का जो मूड दिखाई दिया दोनों के बीच, जिस तरह से वो बाकायदा चिट्ठी लाई गई सामने जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने ये बता दिया कि कैसे बीजेपी वादा करती है और फिर तोड़ देती है। वहीं नायडू हो या फिर शिंदे हो, हर कोई बेचैन है। टीएमसी में इस वक्त जो बीजेपी कर रही है उसने अपने सहयोगियों को भी बेचैन कर दिया, यानी बीजेपी के लिए अब उसके ही सहयोगी चुनौती भी बन सकते हैं। यानी बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके सहयोगी उसके लिए अब गड्ढा भी खोद सकते हैं। ये देखने वाली बात है। और यानी इस पूरे मामले में बीजेपी इस वक्त बुरी तरह घिरी हुई है, मोदी सरकार घिरी हुई है। अमेरिका का जो मुद्दा है जो सामने आया है, जिसमें भारतीय नागरिकों की जान गई होर्मुज वाले मामले में, उस पर मोदी सरकार की चुप्पी उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। टीएमसी के साथ जो बीजेपी कर रही है उसमें उसके सहयोगी उसके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन को मजबूती से नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी बीजेपी के लिए हर तरफ से मुश्किल बन रही है। और इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना हमें जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।